गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वॉइस आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके ओके, थैंक यू किरण जी। गुड इवनिंग जीती जी। सो कल अपने पार्ट सी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं। 27 दिसंबर 2019 को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था नेट के सीएसआईआर के द्वारा, वो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 पार्ट सी का, असम में जो पेपर हुआ था उसका। दिया हुआ है हाउ मैनी थ्री साइलो सब ग्रुप। थ्री साइलो सब ग्रुप को आप शॉर्टकट में 3 SSG भी बोलते हैं। ठीक है। डज द सिमेट्रिक ग्रुप S4 हैव। सिमेट्रिक ग्रुप एस के पास कितने 3 SSG होंगे? तो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग S4 S5 A4 A5 ये तो जरूर पढ़ के जाएं, और ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। और 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग सोचिए, ट्राई कीजिए, उसका डिस्कस करता हूँ। मैंने इसको दो मेथड से किया है, दोनों डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आप लोग अपना ट्राई कीजिए कि आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। तो पार्ट सी के क्वेश्चन को मैं 3 मिनट देता हूँ कि आप लोग अपना ब्रेन इस्तेमाल कीजिए। गुड इवनिंग सुनील जी। गुड इवनिंग मनोज जी। हम्म। किरण दास जी ने आंसर दिया है, गीता जी ने भी आंसर दिया है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। चेक करते हैं अभी थोड़ी देर में। गीता जी कैसे अप्रोच लगाया बताइए। सर यहाँ पर मैंने पहले साइलो थर्ड थ्योरम लगाया जो नंबर ऑफ 3 SSG बताता है 1+3 के करके। तो तो ऑर्डर सर ऑफ वहां S4 से। निकालना पड़ेगा पहले, है ना। हाँ यस सर 20 यस सर। 24 आ जाएगा। यस। इसको प्राइम के फैक्टर्स में डिवाइड भी कर लें। 8 3 का 24, 2 की पावर 3 × 3, है ना। यस सर। फिर फिर सर यहाँ से 1+3 के करके दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो एक होगा या चार होंगे सर। तो इसमें फिर मैंने इसमें तीन ऑर्डर के एलिमेंट निकाले। सर वो हमारे 8 आ रहे हैं। K = 0 के लिए डिवाइड करेगा। यस सर। और K = वन वन रखने के पर सर वन, 4 भी हाँ, डिवाइड। वन वन के लिए भी डिवाइड कर जाए, ठीक। तो सर या तो 1 होगा या फिर 4 होंगे। आइदर वन, मतलब यूनिक होगा, यस सर। या फिर ये जब यहाँ 4 रख दें 4 होंगे। यस सर। फिर फिर उसके बाद सर इसमें मैंने, क्योंकि 3 SSD जो होगा वो साइक्लिक होगा, तो नंबर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने वाले फॉर्मूले से मैंने सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3/5 3 करके वहां से 4 आ रहा है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3।
ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री 8 होंगे, और अपॉन में 5 3 2 होगा, तो 8/2 इक्वल टू 4 आ गया। 8/53। यस सर। 53 की वैल्यू 2। यस सर। 4 आ जाएगा। यस सर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके। यस सर। किरण जी, आपने कुछ अलग अप्रोच लगाई थी। नहीं सर, यही लगाया, लेकिन सर लास्ट वो सर एलिमेंट रॉन्ग हो गया। सर ये एलिमेंट का कोई फॉर्मूला है, बता दीजिए प्लीज ये वाला। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला है, और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पीएसएसजी क्या होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है कि पीएसएसजी कभी भूल जाओ। इफ एच इज ए पी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ पी इज p⁴m टाइप का होगा, और p⁴m+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो उसको पीएसएसजी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ p इज 3 के लिए बात करेंगे हम, तो जैसे भी बताया था कि ये 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। वो किस जगह पर 3 डिवाइड कर रहा, 3² डज नॉट डिवाइड कर रहा है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक्स है। तो यहाँ 3 एसएसजी तो मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 एसएसजी। अब एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, साइक्लिक की बात करी थी तो साइक्लिक मिल जाएगा सर रिजल्ट। और इसी इसी रिजल्ट के लिए बोल रहे थे ना, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन अपॉन फाइव ऑफ एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं S4 में, 8 होते हैं। ठीक है। ये आपको S4 की जब कैरेक्टर्स पढ़ोगे, S4 में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और यही इसको 5 3 से डिवाइड कर देते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, उस एन से, तो यहाँ 5 3 से डिवाइड कर दिया तो 4 मिल जाएगा। ठीक है। नवजोत जी, आपने पूछा था। हाँ जी सर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एंड ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, ये S4 को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है जिससे सीधे पता चल जाए एस नहीं, फोर में? फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। कैसे फाइंड करते हैं? सर पार्टीशन ऑफ एन देखते हैं। हाँ, पार्टीशन देखते हैं, वहां से निकालते हैं। ठीक। तो वो मतलब फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा ना। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, फिर ऑर्डर 2 के एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हो, सबके एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ठीक सर है। और एनसीपी और p-1 फैक्टोरियल बाई 5 भी होते हैं। हाँ, वहां से ये तो है। तो यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मेथड भी है जो इसको यहाँ से हमने अल्टरनेट फाइंड किया, बाद में हम इससे क्लेम कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पीएसएसजी आपने निकाल लिया 1+KP टाइप का, थर्ड साइलो थ्योरम निकाल के, अब ये तो हमने उससे किया था। तो यहाँ से के 0 या 1 मिलेगा, तो नंबर ऑफ 3 एसएसजी 1 हो जाएगा। तो यूनिक अगर पीएसएसजी होता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, ये पता है ना सभी को रिजल्ट। ये रिजल्ट पे भी कई हाँ बहुत जी। क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यूनिक हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बट 3 एसएसजी तो नॉर्मल नहीं है इसमें S4 के अंदर। तो यहाँ के की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब जब के की वैल्यू 1 होगी तो नंबर ऑफ जो 3 एसएसजी होंगे वो 4 ही होंगे। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो वहां से वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। हाँ जी सर, मैंने सेकंड मेथड किया हुआ है, ये फर्स्ट वाला नहीं किया हुआ है। हाँ मतलब कई बार एग्जाम में कई एक चीज आती है दूसरी नहीं समझ में आती, इसलिए दोनों मेथड बता दिए। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि नॉर्मल तो होगा नहीं, तो के की वैल्यू 1 ही होगी, ये पक्का होगी। कई बार कंक्लूड नहीं कर पाओ, के की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल जाती है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गीता जी। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रेडी है आपकी बार? चलिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको नया कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हम्म कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग Jy = 0 to π/8, और ये आपको फंक्शनल दे रखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है। एक ऑप्शन हो सकता है इसमें से कोई आप लोग कर लो,
या अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट का टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान, इसलिए यहाँ पर मैंने रख दिया है। ठीक है, इसमें शायद आपको पूरा सॉल्व ही ना करना पड़े। अगर किसी ने सीओबी लास्ट तक पढ़ी होगी तो कर लेगा। नीलेश जी, इस वाले का आंसर दिया है। हेलो सर। हम्म। सर इसी का आंसर है। ओके ओके ठीक है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से। यस सर। ठीक है, अभी जानते हैं। सर इसका 4 भी करेक्ट हो जाएगा। नीलेश जी सोचिए और। हाँ सर, ठीक 4 भी हो जाएगा। हम्म। नीलेश जी बताइए कैसे अप्रोच किया। सर इसमें एफ वाई वाई डैश निकालना रहता है, इसमें लेस देर रहता है तो मैक्सिमाइजर और ग्रेटर देर रहता है तो मिनिमाइजर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। एफ वाई वाई डैश निकालते हैं या एफ वाई डैश निकालते सर एफ वाई वाई डैश। सर एफ वाई डैश निकला ना। हैं? एफ वाई डैश होते हैं ना सर। FY डबल डैश। एफ वाई डैश ओके। दोनों का मतलब अलग है ना। वाई डबल डैश मतलब ये हो गया। नहीं सर, एफ वाई डैश होती है। हम्म। ठीक। नीलेश जी, एफ वाई डैश निकालते हैं ना, यस सर। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए मिनिमाइजर मिल जाता है और लेस देन इक्वल्स टू जीरो के लिए मैक्सिमाइजर मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है सभी को? टू, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज टू मिल रहा है। दैट मीन्स मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजर। ठीक है, एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे इज मिनिमाइजर, मतलब ऑलवेज हो गया तो कुछ भी ले लो आप, तो 1 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। देखो 4 क्यों करेक्ट हो रहा है, क्यों कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे विच इज नॉट ए मैक्सिमाइजर। कह रहा है कि एक एक्सट्रीमाइजर ऐसा होगा जो मैक्सिमाइजर नहीं होगा। तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, जब मैं सभी को बोल रहा हूँ कि सारे मिनिमाइजर है तो एक तो ऐसा हो ही जाएगा कि जो मैक्सिमाइजर नहीं होगा। वैसे तो सारे ही वैसे हो सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस बोला तो एमएसक्यू में है तो 1 और 4 आर करेक्ट और इनको गलत। तो मतलब ये क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं किया जा सकता। और 4.75 मार्क्स में, बट ये कॉन्सेप्ट एग्जाम तक आप लोग इतना थक जाते हो आगे तक पढ़ते पढ़ते सीओबी को कि ये वाला भूल जाते हो कि ये भी पढ़ ले, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लो, एक्सट्रीमाइजर मिनिमाइजर वाले 2-3 क्वेश्चन ही अभी तक पूछे गए। क्या पता इस बार आपका लक हो और पूछ दिया जाए। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट डाउन करके रखिएगा, इस फॉर्मूले को। और इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो जरूर कीजिएगा, अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक कम पूछे गए बट चांसेस है कि इस बार भी पूछ लिए। चलिए अब आसान सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें पेन पेपर की बस आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। लेट v1 v2 w1 w2 बी वेक्टर्स इन R4। ये R4 के वेक्टर्स हैं सच दैट v1 v2 v1 प्लस w1 v2 प्लस w2 is a basis of r to the power 4। which of the following are basis of r की पावर 4? ठीक है, ये कोई भी वेक्टर हैं, ये कोई भी वेक्टर है, बट ये वेक्टर्स आपको बेसिस बना के दे देंगे। ठीक है, ये वेक्टर्स आपको बेसिस बना के दे देंगे। तो क्या वेक्टर्स आप ले सकते हो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ये आपका तरीका हो सकता है। ठीक है, तो बेसिस बनाने के लिए क्या हो गए,
कम से कम 4 वेक्टर लोगे R4 के अंदर, तो कोई अगर 4 से ज्यादा है या 4 से कम है तो उनको ऐसे ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर 4 4 सब में मिल रहे हैं तब आपको फिर देखना पड़ेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ट्राई कीजिए। और ऐसे जो ऑप्शन वाइज जिसमें चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में अगर आप एक एक मिनट सभी के लिए ले रहे हो तो कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 4 मिनट में, लेकिन आप 4.75 मार्क्स लेके आओ। ऐसे क्वेश्चन बस आपसे टाइम मांगते हैं, पेशेंस। एग्जाम की घड़ी टक 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 चल रही है, आपकी बार बार नजर जा रही, फिर भी आपके 4 मिनट दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो मार्क्स आपके। पैनिक नहीं होना बस। चलिए, आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। एक आंसर आया अभी। चारों चेक कर लिए गीता जी? यस सर। ओके, गुड। पिछले 3 साल से ये वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ओके ओके, ठीक है। 3 4 साल से ये वाले क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। बस ये कैलकुलेटिव होते हैं, पेशेंस के साथ करोगे तो नंबर पूरे देके जाते हैं। बताइए गीता जी। सर मैंने इनको मैट्रिक्स बना के सॉल्व किया है और इनकी रैंक फाइंड करी। तो हम्म। इसमें सर पहले पहले वाले के लिए जो हमें मैट्रिक्स मिली थी V1 क्या माना था? कॉलम में, तो मैंने इसे V1 तो नहीं लिया है, मैंने V1 को जैसे जो पहला वेक्टर दिया हुआ है V1, हम्म। उसको मैंने लिख दिया सब V1 प्लस 0 V2 प्लस, इस तरह से लेकर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेते हैं ना। अच्छा, तो इसी इस की। तरह से सॉल्व नहीं कर। हाँ हाँ, हाँ सर, वैसे भी इन्हीं कर को। सकते हो, वैसे भी कर सकते हाँ सर, तो पहली जो मैट्रिक्स बनी थी वो कॉलम में अगर लिखे तो 1 0 0 0, हो। सेकंड 0 1 0 0, हम्म। थर्ड 2 0 0 3, और लास्ट है 0 5 -3 0 0 5 माइनस माइनस थ्री थ्री जीरो हाँ, तो इसका यस। मतलब ये है कि आपने V1 को क्या लिया है। इसका मतलब है V1 को आपने ये लिया हुआ है। स्टैंडर्ड बेसिस से हो जाएगा। हाँ, V2 को आपने ये लिया हुआ है। ठीक है ना गीता जी? ओके सर। सॉरी, इसका मतलब यही है। W1 आपको, आपने लिया है W1 को 0 0 1 0। ठीक है। तो यस ये सर। ऑटो में आपकी कंडीशन सही फिट बैठ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये आपको V1 प्लस W1 एंड V2 प्लस W2 ये भी एलआई लेने थे, क्योंकि ये भी बेसिस बना रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी एलआई है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी एलआई है, इसलिए आपका काम बन जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ
कुछ खुराफात करता है क्वेश्चन में तो हो सकता है फिर गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना। हम्म। ओके सर। चल जा रहा है यहाँ पर का। ठीक है। तो इसके बाद रैंक निकाल लेंगे तो पहले वाले की इसी तरह से बाकी सबका कर लेना। पहले और दूसरे क्या मिल जाएंगे, LI मिल जाएंगे, मतलब रैंक 4 मिल जाएगी। यस सर। रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स निकाल लो उसकी रैंक 4 मिल जाएगी, और बाकी नीचे वालों में 4 से कम मिलेगी ना। यस सर। हम्म। 3 3 ठीक। आ रही थी। ठीक ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 2 आ गया सुनील जी का भी, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मिनट सर, मेरा डाउट है। हाँ बोलिए। सर ये स्टैंडर्ड बेसिक बेसिक के लिए होगा, और अगर और दिया हो तो फिर ये ऐसे नहीं कर सकते इसको? कैसे? ये स्टैंडर्ड बेसिस standard- थोड़ा इजी हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ना गलत हो जाएगा अगर दूसरी तरह से करेंगे तो। अगर ये W1 W2 कुछ और मान लेते, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि V1 V2 W1 W2 वी द वेक्टर, ये कह रहा है कि R4 के वेक्टर हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि LI वेक्टर्स हैं, लिखा है क्या? नहीं। तो मैं V1 को ये ले लेता हूँ 1 0 0 0, और W1 को ले लेता हूँ 2 0 0 0। कोई दिक्कत? हम नो सर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कंडीशन इम्पोज नहीं करी। लेकिन जब मैं अब ये V1 V2 इनको लेने जाऊंगा ना साथ में, तो ये दोनों वेक्टर LD मिल जाएंगे आपको। कौन सा? V+W, V1 हाँ प्लस जी। W1, ये क्या मिल जाएगा? 3 0 0 0। तो ये LI नहीं होंगे, ये LD हो जाएंगे। तो यहाँ कंडीशन नहीं फेल कर जाएगी। अब ये ग्रीन शर्ट में हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं ऐसे कह रहा था। ठीक है सर, इससे ये क्लियर हो गया कि जो लीनियर इंडिपेंडेंट लेंगे हम। ठीक। हाँ, लेनियर इंडिपेंडेंट मतलब चॉइस में यहाँ पे मत लो तो ज्यादा सही। ठीक। लेकिन पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं कर सकते। ठीक। तो चलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। इसको मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, आप अपने मन से दिमाग से सोचिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें।
दो लोगों का आंसर आया है। सुनील जी, क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है? सर ये जो W है इसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे e की पावर 2i पाई बाई 3 को कोस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद जो कहा है ना ऑप्शन नंबर ए में ए क्यूब इक्वल टू आई देन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जो रूट आएंगे सर 1 - x - 1 और x² + x+1। तो यहाँ से एक रूट तो इसका 1 हो जाएगा, ये तो एक आइगन वैल्यू की 1 हो जाएगी। और जो बाकी रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1 + -i√3/2। तो इसके दो रूट बने जो कि उस हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन ये तो सही सर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओनली सी? ये पहला भी मुझे लग रहा है इसका, अब दूसरा भी लग रहा है। देखने में तो इसके सारे लग रहे हैं लेकिन अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ सर। ठीक अभी है, फाइनल आंसर पर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए। किरण दास जी। यस सर। सर हम्म। सर ये तो सर ए क्यू माइनस आई दिया है, तो सर आइगन वैल्यू 1 आएगा, और तो -1 +-i√3/2 आ जाएगा। और डब्ल्यू जो जो दिया है सर e⁻²πi3, यही सब से सर वो जो डब्ल्यू का वैल्यू आएगा -1 +-i√3 भी आए आ जाएगा। तो इस हिसाब से 2 और 3 सही होना चाहिए सर। ये दोनों सेम नहीं है क्या? ऐसे सेम सेम है, लेकिन सर मतलब ये आप लोग निकाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ओमेगा वही देता है जो ओमेगा एक्चुअल में होता है। तो देख लेते हैं। ये आ जाएगा cos 2π/3 और +i sin 2π/3। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो -π/3 60 डिग्री, cos 61/2 -1/2 प्लस i sin 2π/3 sin 60√3/2। ठीक है, आ गया -1 + i√3/2, ये आ गया ना? यस सर। तो यही तो होती है एक। दूसरा वाला निकालोगे तो मुझे पूरा भरोसा है ओमेगा स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ 4 आएगा। तो ये कितना आएगा? cos सर फोर वो पाई बाई थ्री बीच में नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, बीच में निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि cos क्या हो जाएगा अब की बार? थर्ड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर वो वही रूट्स हैं जो यूनिटी के रूट्स होते हैं ना, यस सर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही है। और जनरली क्वेश्चन में ऐसे घुमा फिरा के यही सब पूछ देता है। 1 - i√3/2 ऐसे कुछ आता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी लगा सकते हो आप। अब सोचो जरा। किरण दास जी फिर। फिर तो सर 2 सही होना चाहिए। 2 a³ = आइडेंटिटी अगर है, मतलब आपकी बार ये दे रखा है कि किसी मैट्रिक्स का आप क्यूब तक ले जाओगे तो आइडेंटिटी देगा। तो देन एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इन दिस सेट दिस, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्यूब करने पर ये अगर आइगन वैल्यू कोई भी होती है इसमें, 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, ओमेगा क्यूब करोगे ओमेगा क्यूब मिलेगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसकी पावर 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 6 हो जाएगा, तो ये भी 1 मिलेगा। तीनों आइगन वैल्यूज आपको क्या मिल गई? 1। और क्यूब करने पर 1 मिल ही रहा है, तो मतलब ये क्यू क्या हो जाएगा? ये पक्का इसके आइगन वैल्यूज यहीं से मिल जाएंगी। हाँ, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट। आगे। अच्छा 3 भी हो जाएगा।
इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर दिस, हाँ तो 3 भी हो जाएगा। क्योंकि क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि सर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो सर इक्वेशन में आएगा तो सर वो ए क्यू माइनस आई आएगा। और तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी तो डायगोनलाइजेबल भी हो जाएंगी सी के यस सर। अंदर, वहां से बोल सकते हैं। और डायगोनलाइजेबल ना होती तो रिपीट भी कर जाती, वैसे तीनों यहाँ डिस्टिंक्ट दे दी तो इस वजह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्कार्ड कैसे करेंगे? 1 4 डिस्कार्ड है कि सही है? सर 1/4 समझ जाए, देखने में लग रहा है सही है ये। देखने में सही लगता है, अब सोचने वाली बात है। चलिए मैं बताता हूँ, गीता जी बताएंगी। सर 4 1 तो डिस्कार्ड हो जा रहा है, जैसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू तीनों 1 हो जाएंगी इसमें। लेकिन हाँ ये कह रहा है कि अगर ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में से हाँ, सारी आइगन वैल्यू 1 1 1 हो गई। बिल्कुल सही बात है। टेक ए इज पर इक्वल्स टू सर आइडेंटिटी। yes, सुनील जी क्लियर हुआ? आप ए को आइडेंटिटी ले लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो बोल रहा है कि इफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ले लो। ले लिया भाई। अब कह रहे हैं इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ना भैया ना, इसकी तो सारे आइगन वैल्यूज 1 ही होती हैं, है ना? जबकि हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल गलत पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया गीता जी, नेक्स्ट। फोर्थ के लिए। सर 4 नहीं आ रहा सर इसके लिए एग्जांपल। मतलब मुझे लगा एनीवन? सर स्टेटमेंट सही होगा। ओके, चलो वो भी देख लेंगे। एनीवन, किसी और को फोर्थ के बारे में व्यू देना है? फोर्थ बिल्कुल गलत होगा, काउंटर मैं दूं? यस हाँ, कह रहा है कि इफ एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इन द सेट दिस, हर एक आइगन वैल्यू इस सेट से उठा लो। आप ये ले लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सारी आइगन वैल्यू देखो इसी सेट से है कि नहीं है? ये डायगोनलाइजेबल नहीं है ना? ए क्यूब इसका 1 दे, ए क्यूब आइडेंटिटी देगा? नो सर। बोलो। नहीं देगा। नहीं देगा ना कभी भी। तो ये सब बहुत ही घातक एग्जाम्पल है जो हमें काम में आ जाते हैं, और इतने ही काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। सारे सारे काउंटर मिल गए आपको? सही हो गया, 2 और 3 आर करेक्ट। तो ऐसे सोचना है और थोड़ा जल्दी सोचना है। ये मतलब बहुत बात पूछे हुए कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सॉरी, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सॉरी उल्टा लगा दिया, ये सही है ये सही, ये गलत तो ये गलत। चलिए, बाकी आपको नोट्स में भी मिल जाएगा एक एक एग्जाम्पल, सारा किया हुआ है। चलिए, ये पेन पेपर उठा के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। किसी को लगे कि तुरंत हो सकता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन पेन पेपर चला के इसमें मार्क्स ला सकते हो। नवजोत जी क्लियर हो गया पिछला क्वेश्चन? कुछ डाउट तो नहीं पूछना? विनोद जी, कोई डाउट तो नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन में? मीमांसा जी तो चुप है आज। ओके, क्वेश्चन डेली अच्छे रहते हैं, जिस दिन समझ में आ जाता है वो अच्छे लगते हैं, जो नहीं आते वो खराब है। और ये एग्जाम में भी होता है। कोई क्वेश्चन आपका भाई बंधु नहीं है, ठीक है? सारे दुश्मन है, और दुश्मन को एक एक करके ढेर करके आना एग्जाम हॉल में।
और जब तक कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तब तक वो कठिन ही है, चाहे भले ही कितना इजी, अगर वो मुझे मार्क्स देके नहीं जा रहा तो मेरे लिए कठिन है। और वो तब तक कठिन है जब तक रिजल्ट में नहीं आता, फाइनल आंसर की में, तब तक उतावला नहीं होना है, पेशेंस रखना है, धैर्य की परीक्षा लेनी, चाहे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो। अति उत्साहित नहीं होना है। लास्ट 1 मिनट, नीलेश जी का आंसर आया बस। सुनील जी बताइए। सर इसकी फंक्शन को हम चेक करेंगे, फंक्शन हमारा बाउंडेड है या नहीं है। तो इसकी फाइनाइट वैल्यू पर फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा ही होगा। लेकिन इसकी अगर हम बाउंडेड नेट चेक करते हैं तो जो भी डबल होगा एक इंफिनिटी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक्स को इंफिनिटी अप्रोच कराया, तो जो फंक्शन को एफ ओ एक्स वाई को लिमिट में ले लूंगा इसकी एक्स टेंस टू इंफिनिटी पर, तो वैल्यू क्या बनेगी मेरी, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। तो इसकी जैसे ही मैंने इंफिनिटी का वैल्यू फाइंड की तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरी जीरो बन रही है। और अगर मैं वाई को इंफिनिटी टाइम्स कराता हूँ तो मेरी वैल्यू तब भी जीरो बन रही है। तो ये फंक्शन मेरा बाउंडेड तो हो जाएगा फोन आर स्क्वायर पे, तो इनफिनिटी पे ही यहाँ मुझे दिक्कत लग रही थी कि इनफिनिटी पे ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा। इसके जो फाइनाइट प्लेन में मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे तो वैल्यू मेरी फाइनाइट ही आई थी ना, यूनिक वैल्यू है, वहाँ तो बाउंडेड था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। हम्म। सेकंड की बात की लोगों ने, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ईच लाइन ऑफ द फोन y बराबर m इज कंटिन्यूस एट 0,0। तो इसमें हम फंक्शन में y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे। हम्म। तो x इंटू ये जो वैल्यू बनेगी m की पावर 3 x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम की पावर 6। और यहाँ से जो वैल्यू मेरी बनकर आएगी वो सर जीरो बनकर आएगी। तो ये जो y बराबर एम एक्स है, तो ये मतलब इसकी कंटिन्यूटी को ये नहीं बताता है कि ये हम इससे सीधा नहीं बोल सकते कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, मतलब यहाँ से कोई रेस्ट्रिक्शन हमें नहीं मिल रही है इसकी। तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फिर एफ इज कंटिन्यूस 0,0। तो जब 1 सेकेंड मैं बात प्लीज। कर रहा हूँ फंक्शन, 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी सुनील जी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, हाँ बताइए। तो सेकंड की बात की तो सेकंड में उन्होंने बोला था रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ईच लाइन ऑफ द फोर वाई इक्वल टू एम एक्स इज कंटिन्यूस एट 0,0। तो हम y बराबर एम एक्स कोई भी लाइन देते हैं और इस फंक्शन में पुट करते हैं तो उसकी लिमिट हमेशा जीरो जा रही है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन बेसिकली फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सीखने सही हो जाएगा। मैं अगर थर्ड की बात करूँ तो मुझे फंक्शन के कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ऐसे दो डिफरेंट पार्ट चाहिए जो ओरिजिन से होते हुए जाएं, लेकिन उनकी लिमिट क्या रहे, डिफरेंट हो जाए। अगर मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन की जो लिमिट x इक्वल टू 0 पर क्या आने वाली है सर, वो 0 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ x2 में ले लूँ x इक्वल टू वाई की पावर 3 में ले लेता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी लिमिट वाई टेंस टू 0 हो जाएगा। और हम्म। एक्स की पावर सॉरी ऊपर वाई की पावर 3, एक्स के प्लेस को पुट करूंगा तो वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई में ऑलरेडी चली रही है,
तो y की पावर 3 की पावर 2 प्लस y की पावर 6। तो ये जो लिमिट मेरी बनेगी y टेंस टू 0, y की पावर 6 अपॉन y की पावर 6, y की पावर 6। तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी फाइनल 1/2 मिल जाएगी। तो इसके थर्ड ऑप्शन के लिए मैंने ऐसे दो डिफरेंट पाथ ढूंढ लिए। एक तो x इक्वल टू 0, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और x इक्वल टू y की पावर 3, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन इन दोनों पाथ के अलोंग हमने लिमिट जब फाइंड की तो दोनों लिमिट हमारी डिफरेंट रही। एक लिमिट रही 0 और दूसरी लिमिट रही 1/2। तो दोनों लिमिट हमारी इक्वल होनी चाहिए थी। इस वजह से फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। जब ठीक। थर्ड डिस्कार्ड हो गया तो एक्स नॉट कंटिन्यूस और इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। बहुत बढ़िया, आपने तो अलग अलग भी बता दिया। अगर ये एम एम को भी फॉलो कर लेता तो भी हो जाता। ठीक है, तो अगर आप स्लोप चेंज करोगे एम तो को मिल फॉलो जाएगा। करके एम को फॉलो करके सर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, वहां से नहीं, हम नहीं पता कर पा रहे हैं। इससे तो जीरो आ रही है, एम एक्स मत लो। मैं कह रहा हूँ कि एम के टाइप का और कुछ फंक्शन ले लो। यस सर। मतलब एक्स इज इक्वल्स टू एम बाई क्यूब ले लो। हाँ सर, ऐसे ले सकते हैं। ऐसे ले लो, ऐसे फंक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। रख लो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू एम बाई क्यूब ले लो तो वाई एम बाई की पावर 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ये प्लस वो वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, तो वाई की पावर 6 कॉमन लेके कट जाएगा, तो एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस क्या मिला, या ये इंटू डिपेंड हो जाएगी। एम स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये डिपेंडेंट ऑफ एम हो गया, तो इसे मल्टीपल पाथ मिल जाएंगे, कुछ भी ले लो। लेकिन आपने तो दो पाथ भी बता दिए, अब हमें एम को चेंज करना है, ये डिपेंडेंट ऑफ एम हो जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी यस सोच सर। सकते हो, है ना? लेकिन आपने तो ये बहुत ही अच्छे से बता दिया कि पाथ भी अलग अलग मिल रहे हैं। वेरी गुड। सर चलो। इसका ऑप्शन नंबर मुझे थोड़ा कम अच्छे से मतलब ये वेरीफाई हुआ। यहाँ लिखा कि द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू इज लाइक। तो इसका सर ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है वैसे। कौन सा ऑप्शन वाला? नंबर सेकंड। सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड। हाँ सर। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ईच लाइन। मतलब ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, उसके लिए कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस ओके हो जाएगा 0 0 पर, तो उसके लिए तो हो जाएगा। अभी जब से मैंने एक कर्व बताया आपको, वो क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई क्यूब, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। जी सर। तो अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि फंक्शन जो हमारा ले लेंगे वो हमारा सिर्फ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स को ही फॉलो करेगा, मतलब एक लीनियर टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, लाइन टाइप का, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा 0 0 पर, ये कह रहा है। मतलब इस तरह के कर्व टाइप के फंक्शन मत लो, अच्छा ऐसे अच्छा। बोल। हाँ, तो उसके लिए हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो चलिए आगे चले। किसी को डाउट है तो बाद में देख लेना सॉल्यूशन, और ये थोड़ा बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी कोई दिक्कत। लेट डी स्टार इज इक्वल टू दिस यूनिट जिसको दे रखी है, बी ए पंक्चर्ड यूनिट डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अभी जानेंगे पंक्चर्ड यूनिट डिस्क क्या है। बड़ा अच्छे से दे दिया इसने। इसे होलोमॉर्फिक फंक्शन सेटिस्फाइज दिस फॉर जेड बिलोंग्स टू डी स्टार सच एन एफ, क्या होगा? ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई फंक्शन बना सकते हो तो बनाओ। जब ये फंक्शन सोच पाओगे तभी आप बता पाओगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं नीलेश जी, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो आपने फंक्शन लिखा है। लेकिन बस एग्जांपल लेके हम काउंटर कर सकते हैं।
लेकिन आइडिया लगाने के लिए काफी है। नहीं नीलेश जी, फोर्थ कैसे डिस्कार्ड कर रहे हो इससे? एग्जाम्पल लिया आपने, यहाँ कैन की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। नीलेश जी, एफजेड को अगर मैं 1/z² ले लूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं ले सकता हूँ? इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा? नहीं, 4 ग्रेटर देन आ 2 आ रहा है। हम्म। 4 लेस देन 2 आ रहा है सर ऐसे। और लेस देन 2? मतलब जेड इक्वल टू हाफ रखेंगे। जेड इज इक्वल टू हाफ रख दिया, एफ ऑफ जेड क्या मिल जाएगा? 4। वो तो ऊपर वाले में भी रख देते तो 2 नहीं आ जाता? कॉम्प्लेक्स प्लेन के कहीं भी एलिमेंट मैप कर सकता है, क्या दिक्कत है? आप डोमेन से पॉइंट लेके कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी मैप करा सकते हो ना। अगर ऐसी बात है तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z है, इसमें जेड इज इक्वल टू 1/2 रखो तो 2 आ जाएगा। 1/4 रखो, जेड के नेबरहुड में चले जाओगे तो बढ़ता चला नहीं जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तभी तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैप करा रहा है नीलेश जी। यस। सोचो। और सर जो कंडीशन दी गई थी मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1/मॉड जेड, तो सर 1/जेड तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1/जेड स्क्वायर नहीं हाँ, कर इसको सेटिस्फाई करना है। और देखते, चलो देख लेते हैं। पोल ऑफ ऑर्डर 1, एफ जेड इज नॉन रिलेटिव 4 को इनकरेक्ट तो बोला है। हो सकता है एग्जाम में यही दिया हो। हम्म, इससे मुझे यही डाउट हुआ कि 1/z² बड़ा होगा क्या? तो यहाँ पे जेड इक्वल टू हाफ पे तो वही आ रहा है। जेड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जेड इक्वल्स टू हाफ और पे। सर जेड इक्वल टू हाफ रखेंगे तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड 4 आएगा। हाँ। और 1/जेड मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम्म। 4 लेस देन 2 हो रहा है तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 4 इज लेस देन 2 कहाँ हो रहा? 4 इज लेस देन 1। अब यहाँ सर क्या रख, इक्वल टू हाफ रखेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा 2। ये मॉड जेड की वैल्यू है ना? अच्छा हाँ ठीक है।
सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो मतलब ये भी गलत हो जाए, मतलब यही ले सकते हैं फिर, है ना? वही इसीलिए डिस्कार्ड किया, ठीक। तो 1, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। हाँ, वैसे भी अच्छा, मैंने एटमोस्ट वर्ड नहीं सुना। अगर ये कहा है कि कैन हैव एटमोस्ट अ सिंपल पोल, तो अगर ज्यादा एक ही सिंपल पोल हो सकता है, तो फिर दो से दो तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लो। लिखा है टी बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन आर, कंसीडर द सिस्टम लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन एक साथ दिख जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो क्या पॉसिबिलिटी है। सर एक बार ये क्वेश्चन दिखाना स्टार्टिंग से। ऊपर हाँ सर। आर से एंट्रीज है, बस इतना लिखा है। 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है सर। हम्म। हिमांशा जी एक्सप्लेन कीजिए। सर हमें गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0। सर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स बना ली ना सर, तो वो हम्म। टी से ए हो गया। अब सर जो टी की रैंक होगी वही ए की भी रैंक होगी। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि रैंक ऑफ टी लेस और इक्वल टू 2 है ना, तो मतलब सर 2 है या 1 है। सर फुल रैंक नहीं हुआ ये, अगर सर हम्म। फुल रैंक नहीं हुआ तो सर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। वहां से बिल्कुल। हम बोल सकते हैं सिस्टम के पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। और वही बहुत इस बहुत। बात सर सेकंड में भी है कि रैंक ऑफ टी लेस और इक्वल टू 1 है। सर इक्वल टू 1 ले लेंगे सर, तब भी रैंक फुल रैंक नहीं हुई, सिस्टम के पास इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। हम्म। और सर रैंक जीरो तब भी होगी जब हमारी मैट्रिक्स जीरो बनेगी। सर वहां के केस में तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए सर एक केस में पॉसिबल था, इसलिए मैंने बोला सही है वो। कौन सा? थर्ड? सेकेंड वाला। नहीं सर सेकेंड वाला। तो सर फिर थर्ड में बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। फिर कह रहे हैं एनी टू सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर लीनियरली डिपेंडेंट। सर रैंक ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो मतलब सर अगर हम 3 ले लेंगे तब तो मान लीजिए सर फुल रैंक हो जाएगी, एक ही सोल्यूशन बनेगा। अगर हम 2 ले लेंगे तो फिर कह रहे हैं कि एनी टू सोल्यूशन ऑफ सिस्टम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वहां सर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे ना। और सर जैसे वहां पर मान लीजिए जीरो जीरो बी टाइप का मिला, या सर जीरो ए बी टाइप का मिला, ए बी का हम मल्टीपल ले लें सर, तो वहां से एक केस के लिए तो सही है, एक केस के लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसमें सर कंफ्यूजन था सही होगा कि नहीं होगा।
और रैंक ऑफ टी ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो कह रहा है कि एवरी आर क्यूब इज सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सर रैंक इसका मतलब 2 होगी या तो 3 होगी। अगर सर 3 हो गई तो सारे तो नहीं हो पाएंगे ना, आर क्यूब का एक ही आएगा, तो इसलिए ये फोर्थ मेरा गलत हो गया। कैसा मतलब? फोर्थ वाला फिर से बताना। सर कह रहे हैं कि रैंक ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना, हम्म। तो सर ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब हम 1 ले लें, 2 ले हम्म। लें, 3 ले लें ना। अगर हम्म। से 3 वाला लेते हैं तो फिर मेरे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो से ओनली जीरो सोल्यूशन होगा। तो कह रहे हैं कि एवरी अल्फा मतलब अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू आर क्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। उस केस में तो सर सोल्यूशन नहीं होगा ना, तो गलत हो गया। आप एक केस बता दे रहे हो जिसके लिए नहीं होगा। गीता जी, ऑल आ रहे हैं सुनील जी के, आएंगे सुनील जी आप पर। गीता जी क्या लग तो रहा है? मेरा भी 1 और 2 ही आ रहा है, क्योंकि सर थर्ड और फोर्थ को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। हम्म। जैसे रैंक ऑफ टी अगर हमने 3 ले लिया, हम्म। तो सर इसका यूनिक सोल्यूशन निकल के आएगा 0 0 दोनों ही केसों में, 3 और नीलेश जी, 4 में। सर 3 का एक केस में हो जाएगा सर, राइट? एक केस में राइट हो जाएगा, एक में रॉन्ग हो जाएगा। यस सर। तो डिस्कार्ड करके आएंगे ना। यस सर। किरण दास जी, आपको क्या लगता है? सर मेरे को तो 1 और 2 ही लगता है। 1 और 2 ही लग रहा है। हम्म, ठीक। पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है ना। The given system of linear equation is homogeneous. The homogeneous linear system has zero solution only when rank is equals to none. This does not have non-zero solution. Option 1 is correct. ठीक है। Homogeneous system has infinitely many solutions if rank of t is less than 3. Here rank of a is less than equals to 1. System has infinite solution to use कर। Rank of t is greater than equals to 2 implies that nullity is less than equals to 1. Dimension of solution space is either 1 or 0. Okay. Two solutions of one dimensions are always dependent. Or zero solution is unique and hence dependent. क्या बोल रहा था? इसका आंसर की चेक करना जरा। अच्छा, ये कह रहा है कि रैंक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, फिर इसके दो सॉल्यूशन उठा लो, और दो सॉल्यूशन जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ऐसे बोल रहा है। तो अगर मान लो इसकी रैंक ये वन डायमेंशन का सोल्यूशन मिलता है, तो ये तो डिपेंडेंट मिल ही जाएगा, इस पे तो आप लोगों को डाउट नहीं था। अगर यूनिक मिलता है तो इसके पास तो जीरो सोल्यूशन होगा। तो जब एक ही सोल्यूशन है जीरो, तो अगर इसके कह रहा है कि दो सोल्यूशन उठा लो, तो दो भी उठाओगे तो जीरो ही उठाओगे, तो जीरो सोल्यूशन तो एलडी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको दो उठाने के लिए नहीं है। हाँ सर, जीरो मतलब यहीं से गड़बड़ हो गया, जीरो तो एलडी होता ही है, हम्म। तो इस उठाने के लिए केस में नहीं भी है आप। सही है। हाँ, आपके पास उठाने के लिए है नहीं दो। ठीक है। फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए जो है आप रैंक 3 लेकर डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि वहां कह रहा है कि सभी के लिए, तो हाँ यार, तो ऑप्शन फोर्थ ही चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत करके आए होंगे एग्जाम में ना। चलो 1 2 एंड 3 ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन, और टाइम भी हो गया।
सर आज हम्म, वाली पीडीएफ में भेज दीजिएगा। ठीक है, आज पीडीएफ भेज दो। हाँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मुझे। ठीक है, तो देखिए स्पीड तो ज़्यादा नहीं है ना, और इतना टाइम सफिशियंट है मेरे हिसाब से। हम्म, ताकि आप लोगों को खुद से पढ़ने का मौका मिलता रहे। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अपना अप्रोच वैसे आप लोग ज़्यादातर यही बता देते हो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है, समय आपके पास लगभग 1 महीने या 45 दिन है, तो इस पर जी जान से लग जाना है। मेरा जितना सपोर्ट हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, डिस्कस कीजिए, और कुछ भी है तो आप बताइए, कोई विचार हो तो दे सकते हो। मैं पर्टिकुलर टाइम के लिए इसलिए हूँ क्योंकि लास्ट टाइम है, तो ज़्यादा समय ना जाए, ना आपका ना किसी स्टूडेंट का। तो 1 घंटे में जितने क्वेश्चन, कल ज़्यादा हो गए थे, आज थोड़े कम हो गए, बट ठीक है। हम्म, तो कल मिलेंगे फिर कुछ अलग पेपर के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।